नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो आप में, मुझ में और ना जाने कितने लोगों में उनकी ज़िंदगियों के इर्द-गिर्द घूमती हुई है। तो इस कहानी का नाम है घरौंदा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। राहुल प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहा था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। 7 दिन बाद उसकी फ्लाइट है, उसे वापस अमेरिका जाना है। राहुल मनोज और संगीता का इकलौता बेटा था। कितने नाज नखरों से पाला था उसे। उसकी हर छोटी से छोटी जिद पूरी की गई थी। आज भी वो दिन याद आता है जब पतंग उड़ाते समय वो छत से गिर गया था और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। कैसे दोनों पति पत्नी पागलों की तरह पैदल ही भागते हुए उसे अस्पताल ले जा रहे थे। संगीता के तो आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। इस घटना के तुरंत बाद उन्होंने छत के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनवाई थी। राहुल ने खाने पहनने से लेकर पढ़ाई, नौकरी क्या करना है, कैसे करना है, सब अपनी पसंद से किया था। मनोज और सुधा भी बहुत खुश थे। खुशी किस माँ बाप को नहीं होगी जब उनका बच्चा पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़े। और फिर राहुल तो उनकी इकलौती संतान था। लोग आए दिन कहते थे, भाई मनोज, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, बेटा अमेरिका चला गया, अब तो तुम्हें भी वहीं बुला लेगा। मनोज बस मुस्कुरा कर कहता, भाई जैसा वो चाहेगा वैसा ही कर लेंगे। पर मन तो है 2-4 साल काम कर यहीं भारत ही लौट आए। अपने देश की, अपने लोगों की कोई होड़ ही नहीं होती। आगे उसकी इच्छा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राहुल अमेरिका चला गया। हर शनिवार को वो फोन किया करता था, हालचाल पूछ लिया करता था, हर महीने कुछ पैसे भी भेज दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सप्ताह में आने वाला फोन महीने में और फिर महीनों में बदल गया। अब तो राहुल ने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। मनोज कभी कभी कहता था, राहुल से कहूंगा पैसे भेजे, पेंशन के पैसों से गुजारा तो हो जाता है, पर उसकी पढ़ाई के लिए लिया गया लोन वो भी तो चुकाना है। तो सुधा कह देती, हम लोग ही चुका देंगे अपनी पेंशन से। अमेरिका में बहुत महंगाई है, वहां पैसा नहीं बच पाता होगा, आप उसे कुछ मत कहना। समय यूं ही बीतता गया। लगभग 6 माह बाद राहुल का अचानक फोन आया और उसने कहा कि मैं अब इंडिया नहीं आना चाहता, मैंने यहीं शादी कर ली है। मनोज के हाथ से रिसीवर छूट गया। वो कुछ नहीं बोल सका। सुधा ने पूछा, क्या हुआ? पर मनोज के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अंततः उसने अपने आप को संभालते हुए सुधा को बताया कि राहुल ने शादी कर ली है। कितने अरमान देखे थे सुधा ने राहुल की शादी को लेके। राहुल की शादी में ये करूंगी, राहुल की शादी में वो करूंगी, राहुल की शादी में ऐसे संवरूंगी, राहुल की शादी में उसकी बहू को ऐसा जोड़ा पहनाऊंगी, उसकी हल्दी ऐसी होगी, राहुल की मेहंदी कैसी होगी। क्या क्या नहीं सोच लिया था। मेरा राहुल इतना लायक बन चुका है, उसके लिए तो मैं हीरे जैसी बहू ढूंढ के लाऊंगी। मेरी बहू को जब सब लोग देखेंगे, कनखियों से देख के आपस में जला करेंगे, बातें किया करेंगे कि देखो सुधा की क्या किस्मत है कि इतनी अच्छी बहू लेके आई है, उसका बेटा इतना प्यारा है, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लगा करेगी। हम दोनों ने कितने संघर्ष से इसे बड़ा किया था, क्या क्या दुख नहीं देखे इसे अच्छे से पालने के लिए। यही सोचते सोचते सुधा की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद से सुधा की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। वह दिन भर उन्हीं ख्यालों में खोई रहती। मनोज उसे बहुत समझाता था, कोई बात नहीं, अगर उसने शादी भी कर ली क्या हुआ, बेटा तो हमारा ही है। अब पहले वाली सुधा नहीं रही थी। चंचलता, पॉजिटिविटी, उसका उत्साह खत्म हो गया था। जब सुधा की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी तो मनोज ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर्स ने मनोज को कह दिया था कि सुधा कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये बात सुनकर मनोज के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। वह हड़बड़ा गया, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था।
उसने तुरंत राहुल के नंबर पर फोन लगाने की कोशिश की। वो शाम तक कोशिश करता रहा, पर राहुल के फोन नहीं लगा। शाम को कहीं जाकर राहुल के फोन लग पाया। फोन उठाते ही हड़बड़ाते हुए वो बोला, राहुल, राहुल तुम जल्दी इंडिया आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। डॉक्टर ने बोला है कि अब वो नहीं बच पाएगी। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं आ सकता, अभी मुझे छुट्टियां नहीं मिलेंगी। मैं देखता हूँ, अगले महीने तक कोशिश करूंगा। मनोज ने कुछ भी नहीं कहा, फोन काट दिया। सुधा ने कुछ सुना नहीं था, पर ऐसा लगा जैसे सुधा ने सब कुछ सुन लिया हो। मनोज नहीं बता पाया कि सुधा के बेटे ने आने से मना कर दिया, पर मानो सुधा ने या उसकी आत्मा ने उन दोनों की हर एक बात सुन ली हो। सुबह 4 बजे के साथ ही सुधा ने अपने प्राण त्याग दिए। मनोज तो लगभग बेसुध हो गया था। वो डॉक्टरों को बार बार पूछ रहा था, आप कहेंगे उतना पैसा दे दूंगा, आप इसे बचा लीजिए, पर कहते हैं ना, जो चला जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। उसकी प्यारी सुधा, उसके संघर्षों की साथी, उससे प्यार करने वाली, उसे छोड़कर जा चुकी थी। जा चुका था उसका वो प्यार, उसकी देह ठंडी पड़ चुकी थी। कोशिश कर लो, सुधा लौटकर नहीं आ सकती थी। मनोज अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे फोन बूथ के पास गया और राहुल को कॉल करके बोला, बेटा, तुम्हारी छुट्टियां बच गई, मत आना। सुधा चली गई है बेटा, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मनोज ने अपने आप को घर में बंद कर लिया। दिन भर अपने घर में ही पड़ा रहता। उसने राहुल को फोन करना, उससे बात करना सब बंद कर दिया था। पड़ोसियों से मिलना भी नहीं होता था। बागवानी, पेंटिंग, जो भी शौक वो सुधा के साथ पूरे करता था, वो सारी चीजें उसने लगभग छोड़ दी थी। जो भी याद उसे सुधा से जोड़ती, उन चीजों को करना बंद करके वो अपने आप को मानो सजा दे रहा था। सुधा जा चुकी थी, पर मनोज चाह के भी उसे नहीं भूल पा रहा था। एक दिन सुधा के सामान टटोलते हुए उसे एक डायरी मिली। मनोज ने अपनी डायरी को देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने डायरी को खोला और उसके पहले पन्ने से पढ़ना शुरू किया और खो गया उस पुराने समय की बाहों में जहां से इस डायरी की शुरुआत हुई थी। 11 मई 1975। कैसे भूला जा सकता था इस दिन को। लखनऊ से दिल्ली का वह सफर, दिल्ली में बिताए यादगार 5 साल मनोज के सामने किसी हिंदी फिल्म की तरह घूमने लगे। 11 मई 1975। इसी दिन वो अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, जहां दिल्ली की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उसे सहायक व्याख्याता के पद पर नौकरी मिली थी। पूरा परिवार उसे छोड़ने आया था, मानो कोई छोटा बच्चा हो। सीट नंबर तक याद है उसे, S3 में 57 नंबर, जहां पहली बार सुधा को उसने देखा था। अपने ही ख्यालों में खोई हुई एक उपन्यास पढ़ रही थी। गेहुआ रंग, लंबे बाल और कमल की पंखुड़ी जैसी उसकी आंखें। सुधा ने जब मनोज को घूरते हुए पाया तो आंखें निकालकर उसकी तरफ देखा और वह झेंप गया। पूरे रास्ते उससे बात करना चाहता था, पर अंतर्मुखी होने का सबसे बड़ा दुख कि चाह कर भी बात नहीं कर पाया और दिल्ली आ गया। अंत तक वो उससे बात नहीं कर पाया था। बहुत ही दुखी मन से वो यूनिवर्सिटी पहुंचा। शाम तक वही सोचता रहा कि काश वो उस लड़की से बात कर लेता। सुबह जब वो नहा धोकर यूनिवर्सिटी पहुंचा तो प्रिंसिपल ने उसे ज्वाइनिंग कराकर अपने डिपार्टमेंट में भेज दिया। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। सुधा वहां पहले से ही मौजूद थी। बाकी साथियों से बातचीत करने पर पता चला कि वो भी सहायक व्याख्याता है तथा उसने भी आज ही ज्वाइन किया है। 1 महीना बीत चुका था। मनोज हर दिन यूनिवर्सिटी यही सोचकर जाता कि आज किसी बहाने बात करूंगा, पर नहीं हो पाता। अंतर्मुखी लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। पर एक दिन सुधा ने किसी पुस्तक के बहाने कोई बात की। यह उन दोनों की पहली बात थी। बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जिसका अंत 54 साल में अब हुआ।
दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। 4-5 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। शुरुआत से ही सुधा बताती थी कि वो जिस परिवेश से आती है, उसका खुद का कोई घर नहीं था। वो हमेशा किराए के ही घर में रहती थी। तो उनका सबसे बड़ा सपना था कि खुद का घरौंदा बनाना। उनका खुद का अपना एक घर हो, एक छोटा सा मकान हो, जिसे वो अपना घर कह पाए। दिन भर की थकान के बाद जब उस घर में आए, तो सारी दिन की थकान उतर जाए। शादी के तुरंत बाद ही दोनों ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और अपना देखा एक अपने घर का। उसके लिए उन्हें बैंक से लोन भी लेना पड़ा था। दोनों सोचते थे कि हमारा जो भी बेटा या बेटी होगा, वो किराए के घर में नहीं आएगा, वो अपने घर में आएगा। दोनों की ये बात सच भी साबित हुई। राहुल के पैदा होने से ठीक पहले उनके सपनों का महल बनकर तैयार था। उनका प्यारा सा घरौंदा, जिसे वो अपना कह सकते थे, जिसमें उन्हें सुकून मिलता था, जिसके लिए उन्होंने सालों सपने देखे थे। एक दिन पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी ने मनोज का हालचाल जानने के लिए उसका गेट बजाया। जब गेट नहीं खुला तो बाकी पड़ोसी भी इकट्ठा हुए। दरअसल मनोज भी सुधा की यादों में इस निर्मम दुनिया को छोड़कर सुधा के पास जा चुका था। पड़ोसियों ने राहुल को इसकी सूचना दी। राहुल को आने में 7 दिन का समय लगा। लाश कोल्ड रूम में रखवा दी। का अंतिम संस्कार करके मकान को बेचने के दलालों को बुलाता है। घरौंदे के कागज देखने पर पता चलता है कि मनोज ने पहले ही उसे एक वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है। ऐसे कितने ही सुधा और मनोज अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, परंतु अंत में किसी से 2 बात करने के भी मोहताज हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, जो राहुल ने किया वो सही किया, या मनोज की और सुधा की परवरिश में कोई कमी रह गई थी? जो भी है, कोई तो सच होगा जो इस बात से जुड़ा हुआ होगा। क्या सारी गलती राहुल की थी, या इस घटना के लिए मनोज और सुधा भी जिम्मेदार थे, जिससे राहुल ऐसा हो गया था? ऐसे जो भी माँ बाप हैं दुनिया में, जिनके बच्चे उनको बड़े होने के बाद एक बोझ समझ के, एक भार समझ के देखना, पूछना, बात करना सब बंद कर देते हैं, ऐसे बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने बड़े जतन से आपको, लाड से आपको पाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।